बेकदरी से महंगाई के तूफान का खदशा। IMF के कहने पर रुपए की बेकदरी, क्या एक और कर्जा लेने की तैयारी? रुपए की बेकदरी का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो है महंगाई। हाय रे महंगाई, हाय रे महंगाई। पूरा पाकिस्तान जो है वो इससे तंग है, लेकिन काफ़ी अरसे से एक सुकून था क्योंकि पेट्रोल की कीमतें कम हो गई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई, बैनुल-अक़वामी सतह पर कम हुई थी, इसीलिए उसके असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब हुए। इसके साथ साथ डॉलर की कदर के अंदर भी इस्तेहकाम था, लेकिन अचानक डॉलर की वजह से रुपए की इतनी बेकदरी हो गई कि अब मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है आप ऐसे समझ लें कि इनेविटेबल हो चुका है, उसको रोक नहीं पाएंगे क्योंकि जब डॉलर महंगा होता चला जाएगा। पाकिस्तान एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है और बहुत सारी चीज़ें जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं उनकी कीमतों में इजाफा होगा। आप ये भी हैरान होंगे कि हमारी स्टेपल डाइट यानी रोज़ाना की खुराक जो है जिसमें दाल शामिल है, दाल तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क में पैदावार नहीं कर पा रहे। बहुत सारी ऐसी मसनूआत हैं जिनके मुतालिक हमारे यहाँ आवाम की राय ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो वाफिर मिकदार में मिलती हैं, लेकिन आपको मैं बताते चलूँ कि वो सब इंपोर्ट हो रही हैं और महंगाई का असर बुनियादी तौर पर आम आदमी पर होगा, आम आदमी की ज़िंदगी पर होगा। इस मौजू पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब कौकब इकबाल साहब, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। सार्फिन के हुकूक के बारे में हम बात करेंगे। वेलकम करता हूँ आपको शो में कौकब साहब। बहुत शुक्रिया। कौकब साहब, बुनियादी तौर पर अब रुपए की कदर जो है वो बड़ी कम हो गई। अब थोड़ा सा बीच में ब्रेक लगी है, देखें आप आगे सिलसिला कहाँ जाके रुकता है, लेकिन रुके ना रुके दोनों सूरतों के अंदर अब जितना हो गया उसके असरात अवाम पर मुरतब होंगे। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें कि महंगाई का बोझ अवाम कैसे बर्दाश्त करेगी। नासिर, मैं समझता हूँ कि जैसे ही ये पॉलिसी आई हुकूमत की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कि नई पॉलिसी उन्होंने दे दी कि एक्सपोर्ट के उसको एक्सचेंज की रेट की नई पॉलिसी, एक्सचेंज रेट की नई पॉलिसी देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले एक अहम सवाल ये है कि उन्होंने जो है वो नई पॉलिसी का ऐलान क्यों किया कि जनाब जब तलब और रसद का जब सिलसिला उन्होंने शुरू किया तो यहाँ पे तो आपको पता है कि जो हमारा एक जो सिलसिला है कि लोग उसको फौरी तौर पे, उससे पहले एक बात मैं वाज़ा करता चलूँ कि यहाँ पे लोगों को मालूम हो गया था कि जनाब ये जो डॉलर का हमारी जो करेंसी को जो है गिराया जा रहा है, तो इसको उन्होंने कैश किया और उसको डॉलर से ख़रीदारी ये 2-3 महीने पहले से शुरू हो चुकी थी। इसका मतलब ये है कि उनको ये मालूम हो चुका था कि यहाँ पे जो डॉलर का की जो वो है। अच्छा नहीं, मैं एक बात आपसे करूँ, असल में ये आज़ाद मईशत का तकाजा है, तलब और रसद की जो नहीं, आप अपनी राय दे सकते हैं, मैं आपसे उस मामले में इख्तिलाफ नहीं कर रहा। जाहिर बात है एक जाविया आपने दिखाया, एक मुझे भी दिखाना पड़ेगा। बुनियादी तौर पे आज़ाद मईशत का तकाजा है तलब और रसद, तो यहाँ पर आप क्या कहें? देखें, तलब और रसद बिल्कुल आज़ाद मईशत का तकाजा है, मगर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका क्या रोल है? फिर दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है ना अली, कीमतों में इस्तेहकाम, बुनियादी तौर पे कीमतों में इस्तेहकाम कैसे आएगा? कीमतों में इस्तेहकाम इसलिए नहीं आ सकता कि अगर डॉलर की कदर बढ़ा दी जाए और पाकिस्तानी रुपए की कदर गिरा दी जाए, यानी फिर तो आप इस तरह हो जाएगा कि हम ये समझे कि 1 आध साल में ये जो है 200-250 रुपए का डॉलर हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होता नहीं, लेकिन मुकामी ताजरों और सनतकारों की नाअहली को भी यहाँ पर तस्लीम करना पड़ेगा ना। आप सारी चीजें आप बाहर से देखिए, मैंने भी बात की, ये तो आपको पाकिस्तान के एग्रीकल्चरिस्ट का भी जरा पकड़ना पड़ेगा कि भाई दाल तुम क्यों नहीं पैदावार कर पा रहे पाकिस्तान के अंदर। सारी दुनिया को आप बता रहे हो कि हमारी स्टेपल डाइट जो है दाल चावल है, और चावल यहाँ पे पैदा भी होता है फिर भी महंगा, दाल यहाँ पे होती भी फिर भी महंगी, और बाहर से भी मंगाते हैं, तो ये थोड़ी सी उनकी नाअहली भी है ना। देखें, ये बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है हमारा एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और इस एग्रीकल्चर कंट्री में अगर ये वहाँ पे अगर आप जाके देखें तो ऐसा लगता है कि वो जो गांव जो हमारी ज़रई ज़मीन थी उसके ऊपर भी जो है तामीरात शुरू हो चुकी हैं। और ये बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इल्मिया है इस पाकिस्तान का कि जहाँ ज़रई ज़मीनों पे भी कुछ तामीरात शुरू हो जाए। जैसे आपने सनती इदारों में देखा कि वहाँ पे स्कूल बन गए, वहाँ पे कुछ बैंकों के हेड ऑफिस बन गए,
कुछ लोगों ने जो है उसको कोई और मकासद से कमर्शियल फैसिलिटेट कर रहे हैं, फैसिलिटेट। देखिए ये जो सिलसिला अगर देखें इंडस्ट्री का जो इलाका है वो अगर इंडस्ट्री के लिए हो, ज़राअत का जो इलाका है वो ज़राअत के लिए हो, जोनिंग की बात कर, तो मैं सिस्टम को जैसे पहले चलता रहा है और फिर अच्छा, हमारा इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। देखिए, बुनियादी तौर पर आपको पता है महंगाई का तूफान जो है, आम लोग ये कहते हैं कि उसकी जो बुनियादी वजह होती है वो दूध की कीमतों में इजाफा होता है। पाकिस्तान कुछ लोग कहते हैं, मुझे बताते हैं, कहते हैं 5वां सबसे बड़ा दूध पैदावार करने वाला मुल्क है। दूध महंगा है और दूध की कीमत कंट्रोल में नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या कर सकती है? प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म अब वहां तो बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर है ना। तो ये देखें, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी, मैं एक सबसे बड़ी बात ये है कि ना सिर्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है कि अगर एक्सचेंज कंट्रोल पे नहीं काम करेगा, अगर तो उसका सब इम्पैक्ट आएगा तमाम मईशत पे। जो मईशत तबाह हो रही है वो हम उस तरफ आते हैं कि जो मईशत की तबाही का जिम्मेदार वो कौन है। अगर ये IMF से इनसे ये वो किया ना, उन्होंने जितने भी मायदे किए, क्या उसको मंजर है? मैं आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से ये हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, तमाम सियासी जमातों से भी मुतालबा करता हूँ कि आप, और तो उसके लिए तो तमाम धरने देते हैं, ये एक मुतालबा रखें, ना धरने की जरूरत है। आप ये कहें कि जो IMF से आपका मायदा हुआ है वो पूरी कौम के सामने पेश किया जाए। अभी तो कोई मायदा हुआ ही नहीं मेरा। नहीं, ये तो मायदे हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं, पाकिस्तान उनका डेलीगेशन आ रहा है, बाहर देख रहे हैं उनका तो ये फिर क्या हुआ? वो तो सजेशन दे रहे हैं, उन्होंने सजेशन दिया। सजेशन नहीं है ये, तो हम IMF के चक्कर में, जैसे मैंने कहता हूं कि IMF क्या है, पहले तो हमें सोचना चाहिए कि IMF को जब बुलाया, आई में मुल्क को तबाह करने, इसका यह IMF का मुकफ़ जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। और ये शॉर्ट फॉर्म ये है कि मैं कहता हूं मेरी नज़र में आई में मुल्क को तबाह करने, ये है IMF। और IMF जब जिस मुल्क में आती है, नहीं ज्यादा नहीं हुआ। आपने क्या किया? IMF ने जिस मुल्क में, आप देखें हिस्ट्री उठा के देखें कि जहां पे जिस मुल्क में गई वो उस मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। बिजली का बिल बढ़ाने में वो कहते हैं साहब बिजली का बिल बढ़ाए क्योंकि हमें पैसे चाहिए, हमें आवाम से आप लेके पैसे दें, इसके ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत पे पैसे बढ़ा दें। आप जितनी भी जो चीज़ वाफिर मकदार में सारिफ इस्तेमाल करता है उसको जो है वो IMF कहती है, वो डिक्टेट कराती है अपने। जब आप कर्जा लेंगे, आप देखेंगे मैं कर्जा मैं उतारूंगा कैसे, तो आपको सजेशन देती है, एडवाइस करती है कि जनाब ये जो है इसी चीज़ों पे आप पैसे बढ़ा दें, हमारा कर्जा आता रहेगा। तो ये सिस्टम को जो है मैं चाहता हूं कि तमाम खूबसूरती से, बड़े एहसन तरीके से आपने ताजर और सनतकारों की नहली और हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं उस पर इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। मुझे यकीन है कि मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो मैं ज़रूर आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि थोड़ी रोशनी ज़रूर डालें कि हमारे ताजर सनतकार क्यों नाअहल रहे इस सिलसिले में मुकामी तौर पर चीज़ें पैदावार करने में। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं जनाब कौकब इकबाल साहब के साथ जो कि चेयरमैन है कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि जनाब वाला IMF के डायरेक्टिव्स या कोई एग्रीमेंट जिसका मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन उन्होंने इशारतन ये बात की है कि ज़रूर कोई अंदरून खाना बात होगी। मैंने कहा भाई हो सकता है कोई ना कोई बात हो, भाई हमारे इल्म में तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि उसकी वजह से बहुत सारे मामला जो हैं पाकिस्तान के अंदर महंगाई की रेफरेंस से ख़राब हो जाते हैं। ख़ास तौर पर इनका इशारा इस तरफ है कि डॉलर की जो कदर में इजाफा हुआ और रुपए की बेकदरी हुई है उसकी भी वजह शायद वही हो। लेकिन खैर दूसरी जानिब ये नहीं आए, थोड़ा डिप्लोमेसी से काम लिया, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये खुल के बात करें। कौकब इकबाल साहब, ताजिर मुकामी तौर पर कीमतों को बढ़ाते हैं, IMF का ताल्लुक इस चीज़ से तो नहीं है कि दूध वाला गवाला जो है वो अपनी कीमत बढ़ा दे। इसके अलावा IMF वालों ने सब्ज़ी वालों को तो नहीं बोला कि आप अपनी कीमतें जो है जैकअप कर दें, ना ही IMF जो है वो रमज़ान से पहले लोगों को कहता है कि कीमतें बढ़ाएं। तो ये तो आपकी मुकामी ताजिर बरादरी का इससे ताल्लुक़ है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी रोशनी ज़रूर डालें।
अली बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। आप रमज़ान की बात कर रहे हैं। रमज़ान आने से पहले ही जो हमारे यहाँ सिलसिला होता है वो, और अब तो साल भर की आप बात कर रहे हैं। साल भर है ना, साल भर सिस्टम जो है। हालांकि अभी आज भी कमिश्नर ऑफिस में जो है वो एक मीटिंग है 4 बजे कि जो ग्रोसरी के ऊपर जो मीटिंग कॉल की जाती है कि कितनी कीमतें, उसका भी मैकेनिज्म यहाँ पे जो हमारा ताजिर है ना, वो ताजिर हम कम, और ताजिर क्योंकि उसको तिजारत करने वालों को ताजिर कहते हैं, जो जायज़ मुनाफा खोरी करे, जायज़ मुनाफा ले, वो ताजिर कहलाता है। यहाँ पे तो ये मैं समझता हूँ कि इनके बड़े लीडरों ने भी यही कहा कि ये जो ताजिर है, इस वक्त का ताजिर वो जो है नाजायज़ मुनाफाखोरी में लगा हुआ है। आप फल फ्रूट की बात करते हैं, आप अपने तमाम चीज़ें, कोई भी चीज़ आप लेने चले जाएँ, कपड़े बच्चों के लेने चले जाएँ, आप कोई और अशिया लेने चले जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने चले जाएँ, मोबाइल फ़ोन लेने चले जाएँ, किस चीज़ में जो कीमतें इस्तेकाम पर हैं, मैं समझता हूँ हुकूमत तो दावा करती रही इतने साल हमने महंगाई कम रखी है। महंगाई कम सिर्फ जो है कागजों में होती रही कि जनाब ये बता दिया गया कि आपकी जो है सब्जी की कीमत ये हो रही है। सब्जी जब लेने के, जैसे हमारी प्राइस लिस्टें निकलती हैं, प्राइस लिस्ट के मुताबिक मुल्क की एक बड़ी मारूफ शख्सियत को आलू बड़ा सस्ता मिल रहा था जनाब। उन्होंने मीडिया पे आके बोला कि आलू वो जो कौम पे आलू काट रहे थे, तो वो जो कौम पे आलू काटने वाले लीडर हैं, उनको अगर आलू सस्ता मिल सकता है, वो आलू तो बाजार में लेने नहीं जाते। उनको तो कोई नौकर जो है वो जो किचन में काम करता है या ड्राइवर है वो जाता होगा, उनको क्या मालूम कि मार्केट किधर है। वो तो मार्केट से गुजरते हुए उस रूट पे अगर कोई मार्केट पड़ती होगी तो देखते होंगे कि आज ये मार्केट है, उतर के वो देखने का वो भी नहीं है उनके पास टाइम कि वो मार्केट में देखें। अगर कोई, मैं समझता हूँ कि जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, कभी उसको आपने देखा कि वो जो है वो बस में सफर करता हुआ नजर आया, वहां पे लोगों की तकालीफ का एहसास हुआ, किसी को ये पता चला? मैंने दुबई के शेख को ट्रेन में सफर करते देखा, बरतानिया के वजीर आजम को ट्यूब में सफर करते देखा, दीगर एक मुल्क के वजीर आजम को साइकिल पे भी जाते देखा, लेकिन अपने मुल्क के अंदर मैंने सिर्फ शो शाह के लिए कभी कभार कुछ बसों में बैठे देखा, लेकिन मेरे ख्याल किराए का सिलसिला वहाँ पर नहीं था। देखें अली, यहाँ पे अगर हम कौम से मुखलिस हैं, हमारे कौम के लीडर हमारी कौम से मुखलिस हैं, तो कुछ बेहतर सूरत हाल हो सकती है। मगर बात यह है कि ये समझते हैं जो एक MNA, एक MPA, ये जो करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन जीत के आते हैं, तो और वो आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन भी बताता है कि जनाब आप जो इतना खर्चा कर सकते हैं, इतने करोड़ तक, इतने लाखों तक आप खर्चा कर सकते हैं। तो भाई वो जो खर्चा करके आ रहा है वो तो बिजनेस कर रहा है इस पाकिस्तान के अंदर। फिर घुमा के सियासतदानों की तरफ, फिर घुमा के आए। मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए, क्या ताजिर सनतकार सब इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है? क्यों मुकामी तौर पर बच्चों के पीने का दूध नहीं बना सके? क्यों मुकामी तौर पर बुनियादी चीज़ें नहीं बना सके? क्यों इस मुल्क के अंदर बुनियादी ज़रूरियात के आइटम नहीं बनते? दूसरे ममालिक से इंपोर्ट क्यों कराने पड़ते हैं? और फिर डॉलर महंगा होने पे बेताब क्यों होना पड़ता है? क्यों हमारे ताजिर सनतकार जो हैं वो ये सब कुछ नहीं कर सके? आप इस बारे में भी तो रोशनी डालें साहब। अली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट का बिल इतना नहीं है, एक्सपोर्ट से हमें वो पैसे हासिल नहीं हो रहे जितना जो है इंपोर्ट पे हम खर्चा कर रहे हैं। और ये जो इंपोर्ट का जाहिर है कि ये जो सिलसिला हुआ डॉलर का भी, वो हुआ यही कि हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने बात सही कही कि यहाँ पे जो है सिलसिला लोगों ने ये रखा हुआ है कि आप एक बच्चे का मिल्क जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, और दूसरी तमाम अशिया जो है हम ब्रांडेड हमारी कौम ब्रांड की तरफ चली है, वो भी बाहर की, तो वो भी सब चीजें बाहर से आ रही हैं। जब हम ब्रांड की तरफ जाते हैं कि साहब ये फलाना ब्रांड हमें चाहिए, तो वो जो चीजें हैं सारे खाने पीने की अशिया, तमाम अशिया जो है वो इंपोर्ट हो रही हैं। क्या हमारे यहाँ AC नहीं बन सकते? क्या हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन सही तरह नहीं बन सकती? आप सारी जो है वो कहते हैं कि साहब हमने जो है फलानी कंट्री से मंगाना, में किसी कंट्री का नाम नहीं ले रहा, अब जो है सब लोगों का रुख आपने नाम नहीं लिया, लेकिन पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो कौन सा मुल्क है जहां से सारी इंपोर्ट्स हम करना चाह रहे हैं और हर चीज वहां से मंगाना चाह रहे हैं। लेकिन अच्छा किया आपने नाम नहीं लिया, इशारा ही काफी है। मैं समझता हूं कि कौम को मालूम है कि इस वक्त क्या हमारा किस मुल्क के साथ ज्यादा वो बिजनेस चल रहा है, और तमाम जितने भी ताजर हैं वो ये सोचते ही नहीं है कि ये चीज हम अपने यहाँ पे पैदावार कर सके, हम यहाँ पे बना सकें, लोगों को रोजगार उससे मैसर आएगा। मगर हम सिर्फ भागते हैं वहां पे, ऑर्डर दे के आते हैं, और उसकी वो जो है वो 2 नंबर 10 नंबर कापियां बना के आते हैं, फिर यहाँ पे आके सेल करते हैं।
और मेयार कीमत और कीमत स्टैंडर्ड पूरी लेते हैं, कीमत पूरी लेते हैं। कीमत पूरी है। स्टैंडर्ड वो जो चीज यहाँ पे बन के आती है वो दूसरे कंट्री में जो जाती है वही चीज वही ब्रांड जाता है, उसका स्टैंडर्ड दूसरा होता है, यहाँ का स्टैंडर्ड दूसरा है। हमारा ताजिर कर क्या रहा है? हमारा ताजिर चाहे वो फल फ्रूट का ताजिर हो, चाहे वो सब्जी बेच रहा हो, चाहे वो गोश्त का बेच रहा हो, चाहे वो कोई और अशिया बेच रहा हो, तो साहब एक मुनाफाखोरी की इंतहा। बुनियादी सवाल आपसे पूछता हूं, आप दीगर और एशियाई मुल्क तशरीफ लेकर जाते हैं, आपने वहां देखा होगा कि आम दुकान के अंदर जब आप जाते हैं यही मसनूआत जो पाकिस्तान के अंदर मिलती हैं इससे बेहतर मेयार की चीज़ वहाँ पे सस्ती कैसे मिल जाती है, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। उनका मेयार बेहतर, उनका निज़ाम बेहतर, जो सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, और वो चीज़ सस्ती बेच रहे हैं और हम चीज़ महंगी बेच रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आई ये बात। जो लोकली भी बना रहे हैं उसके बारे में भी पूछ रहा हूँ। देखें यहाँ पे लोकल बनता है। एक और आपकी एक और तवज्जो में एक तरफ और नहीं, ऑब्जर्वेशन ठीक है कि नहीं है ये बताइए। नहीं, बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन सही है कि क्योंकि वहां पे वो अपनी कौम से मुखलिस है। वहां का ताजिर वो कहता है कि मैं इस कंट्री का बाशिंदा हूं, मैं अपने लोगों के लिए, अपने सारिफ के लिए काम करूंगा, और उसका वो एक जायज मुनाफा लेता है और उसको स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। बिल्कुल बात आपने अली सही कही, मगर यहाँ पे अफसोस की बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ का जो ताजिर है अपनी कौम से मुखलिस नहीं। हम तो लीडरों की बात करते हैं ना कि लीडर मुखलिस नहीं है, हमारा ताजिर भी अपनी कौम से मुखलिस नजर नहीं आता, चाहे वो किसी किस्म की भी तिजारत कर रहा हो, किसी किस्म का भी वो कर रहा हो। इंडस्ट्रियलिस्ट वो चाहता है कि जी बिजली की किसी न किसी तरह वो कम हो जाए, गैस की किसी तरह। आपने देखा लाखों जो लोग हैं वो इंडस्ट्रीज उसके ऊपर छापे पड़े, वहां मान चला गैस की चोरी थी, सीएनजी स्टेशन बने वहां पे गैस की चोरी थी। अब भाई सारिफ तो पूरा पैसे दे रहा है, और दूसरी तरफ मैं आता हूं कि जनाब आपसे सेल टैक्स लिया जाता है। बॉस हम तो हमारा सारिफ तो सेल टैक्स दे रहे हैं ना, हर अशिया पे सेल टैक्स दे रहा। और उसके बाद वो पता क्या आता है कि उन्होंने एफबीआई ने कानून बनाया हुआ है कि 90 डेज में आपने पैसा देना है। एक केस ये आया है कि वो पता नहीं 150 करोड़ का जो है वो उन्होंने घपला किया, और वो एक कंपनी ने उसके ऊपर अभी उसको पकड़ा और तीसरे चौथे दिन वो छूट भी गया। तो इस तरह की तमाम कंपनियां जो कि सेल टैक्स सारिफ से ले लिए पैसे, वो सारिफ से पैसे चले जाते हैं। सारिफ को क्या मालूम, जाहिर है आपको चीज खरीदने का है, तो वो जो चीज है इसको मैं समझता हूं कि एक प्रोग्राम में और डिस्कस करें आप। ये एक बहुत बड़ा हमारा मैशत का मैं अब आपको एक आम आदमी की जिंदगी के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल के बताता हूं। बुनियादी तौर पर 3 वक्त का खाना खाना मुश्किल है उसके लिए। आपने भी बस के सफ़र की बात की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जब सफ़र करता है तो कितना सफ़र ये इंग्लिश वाला सफ़र बन जाता है। और बुनियादी तौर पर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी आप रोशनी डालें, और साथ साथ ये भी बताएं कि इसके साथ यूटिलिटी के बिल भी देता है, और यूटिलिटी के बिल कितने महंगे, मैं आम आदमी की ज़िंदगी और उसके प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ। कौकब साहब, ये 3 चीज़ों के ऊपर मैंने आपको आपकी जो है वो तवज्जो मबजूल करवाई। नंबर 1 खाना पीना, नंबर 2 ट्रांसपोर्ट, और नंबर 3 यूटिलिटीज़। आप बताएं क्या ये लॉजिकल, रैशनल? ये मैं आपको बताऊं कि अली आपने बड़ा इम्पोर्टेंट ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर बात की है। ये हमारे पास अब ये दालों की आप बात कर रहे थे ना, दाल खाने के लिए नहीं रहे। अब तो लोग जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है, बल्कि हमारी गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी तादाद में करोड़ों का इजाफा हो जाएगा। और उनके पास, आप दाल की बात कर रहे हैं, उनके पास रोटी पानी में भिगाकर रोटी खाने के लिए नहीं है। आप दाल इंपोर्ट हो रही है, दाल हमारे यहाँ पैदावार हो सकती है। हमारा जमींदार बताए कि हमारे यहाँ पे जो है वो पैदावार क्यों नहीं कर रहा है ऐसी अशे की, कि हमारी तमाम सब्जी बाहर के हमारे नेबर कंट्रीज से आ रही है। फिर हम जो है फिर कहते हैं कि साहब हमारा जो है ये सबसे बड़ा जो है ज़राअत का मुल्क है। एक उर्दू की कहावत थी, घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरे ख्याल से आप वाकई में कीमत के हिसाब से अगर देखें ना, फी किलो मुर्गी का गोश्त और दाल को कंपेयर करें आपस में, तो आपको पता लग जाएगा कि अभी महंगाई का क्या हाल है। इससे तो एग्री करेंगे आप? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि दाल की भी 10 तरह। पहले मैं कहता था कि बकरे का गोश्त, उसके बाद आया कि जी गाय का गोश्त, अब तो दाल भी 10 तरह से बात है। जो मैं बात कह रहा हूं कि लोग अब जो है पानी में भिगा के रोटी खाएंगे, और वह ऐसी हकीकत है कि एक फोन की मैं बात बता रहा हूं कि उन्होंने फोन किया खातून ने, उन्होंने कहा कि जनाब कौकब साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आप आए हमारे साथ चाय पिए। मगर मैं आपको बता दूं कि चाय मैं कैसे बनाती हूं। चाय मैं ऐसी बनाती हूं कि उसमें जो है चाय की पत्ती एक होती है, 1 चम्मच पत्ती डालते हैं, और उसके बाद जो है वो गर्म पानी ज़्यादा होता है, और उसमें जो है हम सारे जो है बड़ी मुश्किल से कभी हम पराठा बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, उसके साथ हमारा सारा दिन गुजरता है। तो रात में भी हम भूखे सो जाते हैं। तो लोगों की जिंदगी ऐसी गुजर रही है। और आपने देखा कि अली
ये जो यहाँ पे फूड बैंक खुल गए, फूड बैंक जगह जगह चले मैं खुले फूड हुए हैं। बैंक के बारे में भी आपसे बात करता हूं। मैं आपको ये बता दूं, हमारे मुल्क के अंदर फिलैंथ्रोपी ज़्यादा हो रहे हैं। फिलैंथ्रोपी तो अपनी जगह एक अच्छी चीज़ है, यानी कि खैरात करना, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर जहां लोग खुद अपने हाथों से कमा रहे हों, उनके पास रकम मौजूद हो, लेकिन महंगाई की वजह से अपनी ज़िंदगी सही से ना गुजार पा रहे हों, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बहुत सी गुर्बत हमारे मुल्क के अंदर जो इस वजह से उसमें इजाफा हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ महंगाई जो है वो गरीब को मजबूर कर रही है कि और मज़ीद अपनी सस्टेनेबिलिटी के लेवल से नीचे चला जाए। ये महंगाई ये है बुनियादी तौर पर जो लोगों को गुर्बत की लकीर के नीचे धकेल रही है। कौकब इकबाल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे फाजिल मेहमान हमें ये बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ये जो खैराती इदारे हैं या फूड बैंक्स हैं, यहाँ से लोग खाना लेते हैं और उसको खाते क्योंकि उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही आम ज़िंदगी के अंदर जो भी उनकी ज़रूरियात हैं। कौकब इकबाल साहब, ये तो खैराती काम है, लेकिन बुनियादी तौर पर आप एक और चीज़ की तरफ भी निशानदेही कर रहे थे। मैं चाहूँगा अपनी बात को मुकम्मल करें आप। जी कौकब इकबाल साहब। मैं ये बताना चाह रहा था कि अब इस तरह है कि लोग जो क्या करें अपने बच्चों के लिए, या तो फिर वो आपने देखा कि उनका कोई मजबूर नहीं होते और मजबूर होकर वो जो है अपने पूरे ख़ानदान को, पिछले दिनों आपने देखा कि इस तरह के भी वाक़यात हुए, ख़त्म कर लेते हैं। मगर अब जो है कुछ खैराती इदारे वो पहले सड़कों के किनारे बिठा के खिला रहे थे, अब उन्होंने फूड बैंक बना दिया है कि भाई आप यहाँ तो बैठ के अकेले खा लेंगे, आपके बच्चे तो घर में भूखे मर रहे होंगे, तो आप उनके लिए भी पैक करा के ले आते। अब क्योंकि ये जो सिस्टम है इसको डेवलप होता जा रहा है इसलिए कि गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों की जो है वो क़ुव्वत खरीद बिल्कुल वो ख़त्म होती जा रही है। तो हमें ये देखना होगा, हमारे ये अगर ताजिर है तो ये सोचना होगा कि आज अगर वो 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदने की इस्तेताद रखता है तो कल वो जो है वो 50 रुपए की भी चीज़ नहीं खरीद सकेगा। आप अगर महंगाई को बढ़ाते जाएंगे तो ये अगर आप मुनाफाखोरी में इजाफा करते जाएंगे, जायज़ मुनाफा करना, जायज़ मुनाफा लेना आपका हक है। अच्छा, यहाँ पर फिर मेरा एक सवाल है, ये मुनाफाखोरी कर कौन रहा है? ये मुनाफाखोरी हो कहाँ से रही है? ये सारी चीज़ों को महंगा कर कौन रहा है? इसका कोई तो जिम्मेदार होगा। मैं सोल्यूशन की तरफ भी आऊँगा, लेकिन पहले जिम्मेदारी असाइन कर। मैं आपको बता दूं कि जितने भी, चाहे मैंने जैसे बताया कि भाई जो जिम्मेदार है, वो जो ताजिर किसी किस्म की भी तिजारत कर रहा है वो चीज़ का जिम्मेदार है। मुनाफा तो ये सड़कों पे खड़े पथारे वाले ये जिम्मेदार है? देखिए, पथारा वाला तो मैं आपको क्लियर होना चाहिए ना हमें माइंड के अंदर। नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये जो होलसेलर्स, वो कहता है जब जिम्मेदार सब्जी मंडी में जाते हैं तो कहते हैं साहब पीछे से महंगी आ रही है। वो जो पीछे से महंगा कहां से महंगी आ रही है, क्या मतलब? अच्छा, पीछे से जब महंगी आ रही है, वो क्या भाई पीछे से कौन? जी, जमींदार के पास। जमींदार कहते हैं कि साहब हमें जो है अपनी फसल की पूरी कीमत नहीं मिलती। उसके बाद क्या होना है? ये आड़ती, जो तीसरा बंदा कहीं पे भी आड़त कर रहा है, चाहे वो दूध में आड़त कर रहा है, चाहे वो सब्जी में आड़ती का किरदार अदा कर रहा है, और चाहे वो फल फरोश है वो आड़ती का किरदार अदा कर रहा है, और चाहे वो इंपोर्टर है और उसके बाद वो एक आड़त कर रहा है, आगे माल दे रहा है। तो यहाँ पे अब आपने देखा कि बड़े बेसिकली यू आर ब्लेमिंग द ट्रेडर, यानी जो थर्ड पर्सन ट्रेडर, थर्ड पर्सन कौन होगा फिर? वो थर्ड पर्सन जो है वो अगर उसको बीच में से हमने जैसे निकालने की कोशिश की कमिश्नर ऑफिस में बैठ के, तो उसको देखा कि उसके भी पैसे जा रहे हैं। जब हमने कैलकुलेशन की, कहां जा रहे हैं? ये उसके पास जाते हैं ना, वो एक उसने दिया होता है यहाँ पे। अब जैसे दूध की खरीदारी है, वो साल भर के पैसे जो है वो दूध वाले को दे देता है। वो कहते हैं कि साहब ये आप बेसिकली फाइनेंशियर हो गया ना, ये फाइनेंशियर आड़ती का काम करता है। हाँ। फिर आपके पास अगर जैसे आप वहां पे चले जाए सब्जी मंडी में, तो वो जो लेके आता है ट्रक पे अपना जमींदार के लोग आते हैं वहां पे, जी। तो वहां से जो है वो ये देखता है कि जी हाँ भाई ये गाड़ियां ज्यादा आ गई हैं, कम आ गई हैं, उसके हिसाब से वो ऑक्शन कराता है। उन ऑक्शंस के ऊपर उसका कमीशन बना हुआ है। अब वो कमीशन, मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट खुद ऑक्शन करे, गवर्नमेंट के लोग जो मार्केट कमेटी वहां पे मौजूद है वो खुद ऑक्शन में ज्यादा मुलविस हो, तो वो फिर ये सिलसिला जो है मैं समझता हूँ कुछ महंगाई में कमी आ सकती है। लेकिन वो भी आपने लफ्ज कुछ इस्तेमाल किया, कुछ कमी आएगी, कुछ कमी आएगी, क्योंकि मुनाफाखोरी की हद मुतय्यन नहीं है। अब मैं अली कहना चाहता हूं कि तमाम जितनी भी अशिया बनाने वाले हैं, मैं बार बार कहता रहा हूं कि जितनी भी अशिया बनाने वाले,
क्या कभी हमारी वजारत सनत और तिजारत ने पूछा उनसे कि भाई आपका मुनाफा कितना है? आप कोई भी पाउडर बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना रहे हैं, कोई अशिया सर्फ अशिया जरूरिया बना रहे हैं, आपका मुनाफे का तयन क्या आप 200% ले रहे हैं? आप चाहे 50% ले रहे हैं, 20% ले रहे हैं? बिजनेस में कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 15% होता है। यहां तो लोग जो है, आप ये देखिए ना कि आप दुकान पे अगर आप अपनी वाइफ के साथ जाएं तो आप ये कहता है कपड़े वाला कि भाई आप जो है ये इतने का कपड़ा है या साड़ी इतने की है, सपोज साड़ी की मैं बात कर लूं कि 2000 की साड़ी है, फिर जब आप कहते हैं नहीं जी ये तो नहीं फलाना है, तो आपको 500 रुपए में देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो 1500 रुपए की मुनाफाखोरी कर रहा था, और उसमें भी जो चीज आपको दे रहा है वो 500 रुपए में, उसमें भी 100-200 रुपए का उसका मुनाफा शामिल है, वो 1500 रुपए की मुनाफाखोरी कर रहा था। तो यहां पे ये हाल है कि हम लोग जो है एक दूसरे का गला काट रहे हैं। डॉक्टर के पास चले जाएं, डॉक्टर साहब जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जनाब आप बराबर वाले स्टोर से ले लिए, आप जाके उनका उनको मुनाफा है। यहां पे आप ये बताइए कि यहां पे जो है वो डॉक्टर्स वो जब कमीशन एजेंट बन गए, और अब हमने बड़ी कोशिश की कि वो यहाँ पे उनके जो डॉक्टरों को देते थे उन्हें बाहर ले जा रहे हैं। अब पूरे डॉक्टर्स को जो है कोई टीवी दे रहा है, कोई बाहर के पैकेज दे रहा है। तो ये एक सिस्टम नहीं है कि सिर्फ अशिया जो हमारी हैं अशिया जरूरिया यानी सब्जी तरकारी, आप दूसरी तरफ देख रहे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल इस शहर में हो गए, और वो शॉपिंग उनसे तो सस्ताई आई है, उनसे तो सस्ती हुई चीजें। मैं आपको बताऊं, यही मैं कह रहा हूं कि वहां पे लोग होलसेल के लिए चले जाते हैं कि भाई यहाँ पे कम से कम हम जो जा रहे हैं, जैसे रितवार बाजार में चले जाते हैं या बुध बाजार में चले जाते हैं, वो इस सोच से जाते हैं। वो नहीं कहते कि यहाँ पे वहां पे एक तो ये कि जो बड़े शॉपिंग सेंटर्स है उसके कायम होने से एक एनवायरमेंट बेहतर हुई, और दूसरी तरफ ये कि जितने बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं लोग सोच के जाते हैं कि वहां पे जो है एक तो एक क्लास आइटम मिलेगा, क्योंकि उसका भी अपना वो रखना है उसने कि जनाब ये जो जिस शॉपिंग सेंटर से खरीदारी करके जा रहा है सारे, तो ये एतमाद बहाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि वो कंपनी रेट्स पे से तो पे नहीं बेच सकते, मगर अपना कुछ मुनाफा रख के वहां पे वो बल्क में यानी होलसेल रेट के मुताबिक जो है वो अशिया बेच रहे हैं। जब भी वहां पे रश भी पकड़ रहा है तो एक एनवायरमेंट अच्छी हो रही है, यहाँ पे माहौल अच्छा हो रहा है, तमाम खरीदारी लोग अपना कर रहे हैं, और आपने देखा फिर उसके बाद होती है सेल। नासिर आपको इस तरफ भी तवज्जो दिलाता हूं कि यहाँ पे सेल अप टू 70% सेल लेने जाए तो एक बॉक्स बना होगा, उस पर लिखा होगा ये 70% वाला है, ये 5% वाला है, ये जो 2% वाला है। बेचने का तरीका है ना? नहीं, ये तो आपकी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। ये बेचने का क्या तरीका है? ये कौन सी तिजारत है? और मैं तमाम ऐसी कंपनियों को मुंतबा भी करता हूं, ये सुन लें आप कि तमाम ऐसी कंपनियां जो अप टू 70% का मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों एक्शन नहीं ले रहा? और एक्शन नहीं ले रहा तो हमारा जो लॉयर्स फोरम है हमारा कंज्यूमर एसोसिएशन का, फिर हम ये उनके खिलाफ अभी पहले आपको नोटिस देंगे और उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन कार्रवाई का वो करेंगे। सारिफ को लूटना छोड़ दें। आप 70% के इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, नीचे लिखते हैं कि अप टू 70%। आप 70% में दे ना भाई। आप यहाँ पे मुख्तलिफ स्कीम शुरू करते हैं कि जनाब फलानी जो है उसको हम ये देंगे, और यहाँ रश लग जाता है। हमारी तो 9 बजे मार्केट खुलनी है, 6 बजे से नमाज नहीं पढ़नी ख्वातीन ने, वहां जाके जो है 6 बजे से लाइन में लगा के बैठेंगे कि आज हमारा जोड़ा मिल रहा है, और वो वहां पे मारा मारी चल रही है। कि क्या सिस्टम बना दिया है कौम को जो है। यहाँ पे एक वो ताजिर बता रहा था कि जनाब उसका जो स्टोर था वो 2 घंटे नहीं 1 घंटे में फारिग हो गया, और किसमें कितने करोड़ का माल था? 4 करोड़ रुपए का माल उसने सेल कर दिया 1 घंटे के अंदर। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये पहनने ओढ़ने के जो कपड़े हैं आप उनको भी देखें, जो अच्छा पहनने चाहती हैं वो उनके पास अल्लाह ने दिया, तो आप उनके भी तन ढांकने की कोशिश करें। आप उनके लिए भी वो करें कि जनाब ये जो सर्दी आ गई है तो हमारा जो हमारी कौम का वो फर्द जो कि सर्दी से ठुठर रहा है उनका भी ख्याल करें। तो मैं समझता हूं कि एतदाल पसंदी ये बहुत ज़रूरी है, और इस वक्त एतदाल पसंदी हमारे मुल्क के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारी कौम के लिए भी बहुत ज़रूरी है
कि हम वो चीज़ खरीदें जितनी हमें ज़रूरत हो। बड़ी अहम आपने बातें की हैं। मेरे ख्याल इसके ऊपर कुछ आगे भी बात होनी चाहिए। महंगाई वाकई में बहुत ही संजीदा मसला है। आपका बहुत शुक्रिया कौकब इकबाल साहब, आप हमारे शो पर तशरीफ़ लाए। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पर अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।